सदियों पहले तुर्की के शहर कुस्तुनतुनिया में तीन नौजवान गहरे दोस्त हामिद, महमूद और अहमद थे। तीनों शहजादी से शादी करना चाहते थे, लेकिन ये बात एक दूसरे से छुपाई हुई थी कि कहीं मजाक ना बने। एक दिन शादी का जिक्र निकला तो तीनों ने कहा कि शादी के लिए तो बहुत दौलत की जरूरत होती है, पहले हमें दौलत का बंदोबस्त करना होगा। तीनों किस्मत आजमाई के लिए मुख्तलिफ समतों में रवाना हो गए और तय पाया कि 1 साल बाद दोबारा इसी जगह मिलेंगे। हामिद रास्ते की मुसीबत झेलता हुआ एक अनजान शहर के बाजार में पहुंचा। बड़ी रौनक थी। सड़क के किनारे एक बोया सौदागर आईना लिए बैठा है और आवाज लगा रहा है। ले लो आईना सरकार, कीमत इसकी 100 दीनार। हामिद ने हैरत से कहा। आईने के इतने दाम, ये तो बहुत महंगा है। बिल्कुल नहीं हुजूर, मैं तो कौड़ियों के मोल बेच रहा हूँ। आईना लाजवाब है हुजूर, इस आईने में ये खूबी है कि उसे सामने रखिए और जिस शख्स का नाम लीजिए इसकी सूरत में नजर आ जाएगी और मालूम हो जाएगा कि वो किस हाल में है और किस जगह पर है। वो शख्स यहाँ से सैकड़ों कोस पर हो। ए हुजूर, सैकड़ों कहते हैं, मैं कहता हूँ चाहे कोई हजारों कोस पे क्यों ना हो, फकत इसका नाम लीजिए, वो नजर आ जाएगा। मियाँ सौदागर, ये लो 100 दीनार और आईना मुझे दो। शुक्रिया हुजूर, अल्लाह आपको जीता रखे। महमूद जनूब की तरफ रवाना हुआ था और उसने कई दरिया पार किए। शहर में दाखिल हुआ। इस शहर के एक बारौनक बाजार में एक सौदागर कालीन बेच रहा था। महमूद सौदागर से बातें करने लगा। देखो कितना है जर्री, कितना अच्छा है कालीन, उसकी कीमत 200 दीनार है, सरकार ले लीजिए। आखिर इसमें कौन सी खूबी है जो इस कदर महंगा है? मेरे सरकार, ये जादू कालीन है हुजूर, इस कालीन पर बैठकर उसे हुक्म दीजिए कि चल कालीन, फिर ये उड़ने लगेगा और जहां आपका जी चाहेगा वहां ये आपको ले जाएगा। खूब खूब, ये लो मियाँ 200 दीनार और उधर ला कालीन। नवाजिश, मेहरबानी। अहमद मशरिक की तरफ रवाना हुआ। वो उम्र में सबसे छोटा था, खूबसूरत, रहमदिल और बहादुर भी था। वो रास्ते भर गरीबों, मोहताजों और मुसीबत ज़दों की मदद करता। अपना खाना फकीरों को खिलाता। वो एक शहर के जगमगाते हुए बाजार में पहुंच गया। वहां एक ताजिर लीमू बेच रहा था। मेरा लीमू है नमकीन, खाए उसे बीमार मकीन। भाई क्या कहते हो, कहीं लीमू नमकीन होता है? ये वो लीमू है सरकार जिसको खाते हैं बीमार। कितने का? 1000 दीनार। भाई क्यों मजाक करते हो? इसका अरक आब हयात का असर रखता है, यानी बीमारी से मायूस इंसान को अच्छा कर देता है। जिस मरीज को दवा से फायदा ना हो, इस लीमू को काट कर अरक निचोड़िए, बीमार के हल्क में टपकाए, वो फौरन भला चंगा हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है तो ये लो भाई 1000 दीनार और उधर ला लीमू। अल्लाह आपको कामयाब करे। 1 साल गुजर गया। वो तारीख है जिसके लिए तीनों दोस्तों ने वादा किया था कि वो इस मकाम पर जमा होंगे जहां से वो रुखसत हुए थे। तीनों ने वादा पूरा किया। हामिद ने आईने के बारे में बताया। भाई मेरे सफ़र का तो हाल ये आईना है, ये ऐसा है कि जिस शख्स के दिल में ख्याल करो उसकी सूरत इसमें नज़र आ जाएगी और मालूम हो जाएगा कि वो शख्स कहाँ है। भाई मैं ये कालीन लाया हूँ, इसमें खूबी ये है कि इस पर बैठकर जहाँ चाहो उड़कर पहुँच जा। मैं तो ये लीमो लाया हूँ। महमूद और हामिद हंसने लगे। मिला कितने का? 1000 दीनार का। लो सुनो महमूद भाई, उनका है कोई जवाब? अच्छा खैर छोड़ो उन बातों को, ज़रा अपना आईना तो दे, हम तीनों दोस्त इसका नाम लेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद हो। हामिद ने आईना सामने रखकर कहा, ठीक है, तो ये रहा आईना। हम तीनों दोस्त इसका नाम लेंगे जो हमें सबसे ज्यादा अजीज है। तीनों दोस्तों ने बेक ज़बान शहजादी खानम का नाम लिया। अरे तो क्या हम तीनों दोस्त शहजादी खानम से शादी करना चाहते हैं? दोस्तों, आईने की तरफ देखो, इसमें क्या नज़र आ रहा है? ये बादशाह सलामत का महल नज़र आ रहा है, ये महल का एक कमरा दिखाई दे रहा है। अरे ये शहजादी है, अहमद बोला। ये तो बहुत तकलीफ में लग रही है। हाँ, ये तकलीफ से तड़प रही है। ये बादशाह सलामत है, हामिद ने कहा। ये तो रो रहे हैं। ये सफेद दाढ़ी वाला कौन है? महमूद ने बताया। उन्हें नहीं जानते, ये शाही तबीब हैं।
ये बड़े हकीम जी हैं मगर ये बिल्कुल मायूस और नाउमीद नजर आ रहे हैं। अहमद ने कहा। मेरे लीमू का अरक उसकी हल्क में टपकाया जा सकता मगर यहाँ से शाही महल का फासला बहुत ज्यादा है, जब तक मैं लीमू लेकर पहुंचूं का शायद शहजादी चल बसे। नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम दोनों मेरे कालीन पर बैठो, हम तीनों पलक झपकते में उनके कमरे में मौजूद होंगे। वो तिलिस्मी कालीन पर बैठकर थोड़ी ही देर में महल में पहुंचे। हाय मेरे अल्लाह, में मरी अब्बा जान, अब मैं नहीं बचूंगी। बेटी नाउमीद ना हो। अचानक बादशाह की नजर तीनों नौजवानों पर पड़ी। अरे कौन हो तुम लोग? जिल्न सुबहानी में शहजादी साहिबा के लिए दवा लेकर आया हूँ हुजूर, मुलाहजा फरमाइए, एक लीमू है जिसका मज़ा नमकीन है। इस लीमू का अरक जैसे ही शहजादी साहिबा की हल्क में टपकाया जाएगा, अल्लाह के हुक्म से वो फौरन अच्छी हो जाएंगी। तो फिर देर ना करो। लीमू का अरक पीने के थोड़ी देर बादशाह ने शहजादी से पूछा। अब कैसी तबीयत है बेटी? मैं अब बिल्कुल अच्छी हूँ अब्बा जान, अब मैं बैठ सकती हूँ, अब मैं खड़ी भी हो सकती हूँ। माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह सलामत रखे। ए रहमत के फरिश्तों, तुम कहाँ से आए हो? हम तीनों बहुत दूर से आए हैं। तुम्हें शहजादी की बीमारी की खबर कहाँ से मिली? उन्होंने तमाम किस्सा बादशाह को सुना दिया। बादशाह ने कहा। खूब खूब, तुम तीनों ने बड़ा काम किया, मांगो, क्या मांगते हो? तीनों बैक जुबान है कर बोले। हुजूर, जान की अमान पाई तो कुछ अर्ज करे। बादशाही माबदौलत ने तुम्हें जान की अमान दी। हुजूर, मैं शहजादी साहिबा से शादी करना चाहता हूँ। कालीन वाले जवान तो क्या मांगते हो? हुजूर, मैं भी शहजादी से शादी करना चाहता हूँ। लीमू वाले नौजवान, तेरी क्या ख्वाहिश है? हुजूर, ख्वाहिश तो मेरी भी वही है जो उन दोनों की है, आगे हुजूर को इख्तियार है। अदशाह ने तीनों से पूछा, सबसे ज्यादा शहजादी का हकदार कौन है? हुजूर, मैं ज्यादा हकदार हूं, क्योंकि अगर मेरा आईना ना होता तो शहजादी साहिब की बीमारी का हाल ही ना मालूम होता। जिल्न सुबहानी, अगर मेरा कालीन ना होता तो आईने का होना ना होना सब बेकार होता, ना इतनी जल्दी हम पहुंचते, ना हमारी सरकार शिफायाब होती। लीमू वाले नौजवान, तुम चुप क्यों हो? हुजूर, मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरी खिदमत हुजूर के सामने है। बादशाह के लिए इंसाफ करना सख्त मुश्किल हो गया। उसने इस मसले को हल करने के लिए काजी साहिब को तलब कर लिया। काजी साहिब आए तो बादशाह ने तमाम वाकया उनके सामने रखकर कहा कि फैसला कीजिए। काजी साहिब ने कुछ देर सोचकर कहा। हुजूर, लीमू वाले का हक सबसे ज्यादा है। वो कैसे? हुजूर, आईना और कालीन अब तक सही सलामत हैं, मगर लीमू काम आ गया, अब वो दोबारा काम नहीं आ सकता, इसका अरक वापस नहीं आ सकता, इसलिए लीमू वाले का हक सबसे ज्यादा है। तुम्हारे फैसले को पसंद किया, आज से तुम्हारा मनसब और बुलंद हुआ। लीमू वाले नौजवान, तुम्हें माबदौलत ने दामाद के तौर पर चुन लिया। हुजूर की जरुआ नवाजी है। बादशाह ने ऐलान किया, आईने और कालीन वाले नौजवान को इनाम व इकराम से माला माल किया जाएगा और आज से ये दोनों हमारे वजीर हैं। अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। अम्मी, जल्दी से मेरे दोस्तों के लिए खाना तैयार कर दें, वो बस आ ही रहे हैं। अरे तो बाहर किया, चौकीदार पहरा दे रहे हैं, जो अंदर आने से इस कदर पर हेज बढ़ता जा रहा है। पता भी है कि घंटा भर से उनके लिए किचन में हांडी चढ़ा रखी है, इसके बावजूद पूछे जा रहे हो। भाई, अंदर में इसलिए नहीं आया क्योंकि मोबाइल पर गेम खेल रहा था और धुएं से मेरा सर दर्द होने लग जाता है। मैं भी कहूँ, ये मोबाइल का अभी तक जिक्र क्यों नहीं हुआ? क्या उसे इस्तेमाल करते वक्त तुम्हारा सर नहीं फटता? और तुम्हें कैसे पता कि वो आ रहे हैं? अम्मी अब भी हद करती हैं, जाहिर है मोबाइल के जरिए बस एक मैसेज किया था। मुझे मालूम था कि इसका जवाब भी मोबाइल ही होगा। लगता है कि रात को तुम्हें जो नींद से बड़बड़ाने की आदत है, वो भी इसी कमबख्त मोबाइल के इस्तेमाल की मेहरबानी से है। फहद बहुत खुश था कि वो एक महंगे तरीन मोबाइल फ़ोन का मालिक बन चुका है। मोबाइल के बेहद जुनून के सबब इसका ज़्यादातर वक्त इसी पर सिर्फ होने लगा था और अक्सर औक़ात इस पर मसरूफ़ रहने की वजह से वो उम्मी का कहा भी नहीं मानता था।
اس نے آج اپنے دوستوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا۔ عبدالعظیم، اسد اور فیصل اس کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ کھانا پکنے تک وہ تینوں اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ فہد نے ٹھنڈے مشروبات سے ان کی توازو کی اور پھر چاروں باتوں میں مشغول ہو گئے۔ باتوں کے دوران تینوں نے نوٹ کیا کہ فہد بار بار موبائل پر میسج کرتا اور اپنی امی کے بلانے پر ان سے گفتگو کا بہانہ بنا کر ان کی بات سنی کر دیتا۔ تینوں کو اس کا یوں موبائل پر لگے رہنا اور اپنی امی کی بات نظر انداز کرنا پسند نہ آیا۔ فیصل نے اس سے آج اسکول سے غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ وہ ان کی دعوت کے لیے بازار سے کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر سامان لینے گیا تھا۔ یہ سن کر اس کی امی کمرے میں چلی آئیں اور جلدی سے فہد کی بات کی تردید کی۔ اس نے سامان تو آدھے گھنٹے میں خرید لیا تھا۔ وقت تو موبائل شاپ پر اپنے موبائل میں نئی گیمز ڈاؤن لوڈ کروانے میں ضائع کیا اور واپس آ کر لیٹ ہونے کا بہانہ بنا کر اسکول سے چھٹی کر لی۔ نہ جانے یہ موبائل کی جان کب چھوڑے گا، بلکہ اب تو موبائل بھی پناہ مانگتا ہوگا کہ کس کے ہاتھ میں آ گیا ہوں۔ اس نے فہد کو دیکھا تو اس پر اس کی امی کی باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف نظر کر کے بولا، آنٹی میرے خیال میں تو بچوں کو موبائل سکول لیول کے بعد لینا چاہیے۔ آج کل موبائل کا جتنا اور جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہی وقت موبائل پر صرف کرنے کی بجائے کسی اور مفید سرگرمی کے لیے وقف کر دیا جائے تو اس سے نہ صرف ہمارے قیمتی وقت کی بچت ہوگی بلکہ یہ سرگرمیاں ہمارے سیکھنے کے عمل میں بھی مددگار ثابت ہوں گی۔ عبدالعظیم نے اس کی بات کی تائید کی اور کہنے لگا، طلبہ اگر موبائل کا استعمال کم کر دیں تو دیگر فوائد کے ساتھ وہ آنکھوں کی اور دوسری بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، کیونکہ سائنسی تحقیق کے مطابق موبائل کا زیادہ استعمال صحت پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہیں عبدالعظیم، موبائل ہاتھ میں آ جائے تو بچے اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ بعض بچے موبائل فون پر 2-3 گھنٹوں تک لگے رہتے ہیں، مگر والدین کو کام کہہ دیں تو 100 طرح کے بہانے بنانے لگتے ہیں۔ اب تو فہد نے موبائل ایک سائیڈ پر رکھ دیا اور امی سے باقاعدہ سوری کیا تھا۔ فہد بیٹا، طلباء کو موبائل فون کے استعمال میں بہت حساس رہنا چاہیے۔ بچوں کے لیے موبائل سراسر پیسے کا ضیاع ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو انہیں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ہم نے سمجھ لی ہے۔ ایک بچے کے پاس موبائل فون ہو تو دوسرا اس کی تقلید میں والدین سے موبائل خریدنے کی ضد کرتا ہے، جو اچھی بات نہیں۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں اس کے نام سے لرزہ تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنوانے کا شوق، مگر سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاص دلچسپی لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں مسجد کا ایک نقشہ بنایا۔ مسجد اس کے تخیل کا حسین مرقع تھی۔ اس زمانے میں ایک انجینئر کی بڑی شہرت تھی۔ بادشاہ نے اسے بلایا، اپنا نقشہ اسے دکھایا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا۔ آخرکار مسجد تیار ہو گئی، جو فی الواقع ایک شاندار مسجد تھی۔ بادشاہ اگلی صبح مسجد دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ ہر طرف سے مسجد کو دیکھا مگر بادشاہ کو یہ عمارت مطلق پسند نہ آئی۔ اس نے حکم دیا کہ انجینئر کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، جلاد نے حکم پایا تو ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ انجینئر کو یہ سزا بلاوجہ ملی تھی۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ حاضر ہوا تو انجینئر کو کھڑے پایا۔ اس کے ایک ہاتھ سے خون کے سرخ قطرے گر رہے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بادشاہ نے قاضی کا حکم سنا تو اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ میں نے اپنا انصاف پا لیا، میں بادشاہ کو بغیر کسی دباؤ کے بخشتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آئی اور اس نے انجینئر کو بہت سا مال و زر دے کر رخصت کیا۔ یہ تھا اسلام میں انصاف کا معیار، جس کے لیے عظیم الشان عمارتیں ضروری نہیں، ایک شہر کے لیے بس ایک قاضی کافی تھا۔
نہ किसी वकील की ज़रूरत और न ही ये देखा जाता कि मुजरिम कौन है। बादशाह हो या फ़कीर, सबको एक ही कटहरे में खड़ा किया जाता था, इंसाफ भी फौरी मिलता था। एक बली आबादी से दूर जंगल में रहती थी, जहां करीब में ही एक लुमड़ी का भी भट्ट था। आते जाते अक्सर उनकी मुलाकात हो जाती थी, फिर घंटों आपस में बातें होती। लुमड़ी को अपनी चालाकी पर बहुत गुरूर था। वो बली को ज्यादातर अपनी चालाकियों के किस्से सुनाया करती थी, जिनमें से ज्यादातर मनगढ़ंत होते थे। एक दिन जब सूरज इंतहाई आब-ओ-ताब से चमक रहा था और खूब धूप निकली हुई थी, एक घने पेड़ के नीचे दोनों की मुलाकात हुई। खासी देर तक दोनों बातें करती रहे। लुमड़ी ने कहा, अगर दुनिया में 100 तरह की आफतें आ जाएं या कोई मुझ पर हमला कर दे तो मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे हजारों तरकीबें आती हैं, मैं उन सब मुसीबतों से बच कर निकल जाऊंगी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर तो किसी आफत से दो चार हो जाए तो क्या करेगी? बली बोली, मुझे तो एक ही गार और तरकीब याद है, अगर इससे चौंक जाऊं तो हर गज मेरी जान ना बचे और मारी जाऊं। यह सुनकर लुमड़ी को बली पर बहुत तरस आया और कहने लगी, मुझे तेरी हालत पर बहुत रहम आता है। मेरा जी चाहता है कि उन तरकीबों में से 3-4 तुझे भी बताऊं, लेकिन बहन जमाना खराब आ गया है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी कि उन्हें शिकारी कुत्तों की आवाजें सुनाई दी, जो बहुत करीब आ गई थी। ये आवाजें सुनकर दोनों घबरा गई। बली में खतरा भांप कर आओ देखा ना ताओ अपनी पुरानी तरकीब पर अमल किया और झट से पेड़ पर चढ़कर ऊंची डालियों में दाबिक कर बैठ गए। इस दौरान कुत्ते इतने नजदीक पहुंच चुके थे कि बी लुमड़ी अपनी किसी तरकीब पर अमल ना कर सकें। जरा सी देर में कुत्तों ने लुमड़ी को दबोच लिया और चीर फाड़ कर टुकड़े कर दिए। इम्तिहान में जब मेरी अव्वल पोजीशन आई तो खुशी से निहाल हो गया। उम्मी अबू ने सराहा और खानदान की दावत कर दी। दरअसल लाडला बेटा था, मगर अफसोस उम्मी अबू की ख्वाहिश व कोशिश के बावजूद महंगी ट्यूशन भी मुझे कोई खातिर खा कामयाबी ना दिला पाई कि जिस पर मैं उम्मी अबू फ़ख्र कर सकते। मगर इस बार चूंकि अव्वल आया तो खानदान भर की दावत कर डाली। मुकर्ररा दिन मेरे हम उम्र कज़न्स, चचा, ताया, फूफी वगैरह सब मेरी इस कामयाबी पर खुशी से फूले ना समा रहे थे। मैं सबकी आंखों में अपने लिए इज्जत और अनोखी सी अपनायत महसूस कर रहा था। हाँ, अगर कोई मेरी कामयाबी से मुतासिर नहीं था तो वो मेरी आपी जान। उनके मुताबिक ये कोई कमाल ना था। इस बात ने मुझे मजीद तैश दिला दिया कि बकौल आपी ये कामयाबी मेरी ज़ाती मेहनत का नतीजा ना थी। मैंने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं तो आप मुझसे निसाबी कुतुब तो क्या उनके अलावा भी जो सवाल करना चाहती हैं करें। ठीक है, शाम को अबू और उम्मी की मौजूदगी में मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगी। वो रसाइल और कुतुब जिन पर कभी निगाह इल्तिफात भी ना डाली थी, आज मैं इम्तिहान की तैयारी के लिए खोले बैठा था। न जाने कैसा इम्तिहान होगा, लिखने वाला और सुनाने वाला कौन कौन से सवालात होंगे, जवाबात दे भी पाऊंगा। आज मेरी शेखी की उड़ती हुई झाग बैठ जाएगी। फैसला शाम को होना था। जल्द ही इम्तिहान यानी तयशदा कमरे में पहुंचे। आपी ऐसे बैठी थीं जैसे जज मुजरिम के कटहरे में आने का इंतजार कर रहा हो। उम्मी अबू एक तरफ बैठे हुए थे। मैं सिर्फ एक सवाल करूंगी। क्या? सिर्फ एक सवाल? हाँ, सिर्फ एक सवाल, और वो ये कि तुम्हें रोज 20 रुपए का नोट जेब खर्च के लिए मिलता है, तो इस नोट पर 20 का अदद कितनी मर्तबा लिखा होता है? 11 मर्तबा। गलत। आपी का फैसला मेरी तवक्को के खिलाफ था। भला ये कैसे हो सकता है कि जिस खेल को दोस्तों के साथ कई मर्तबा खेल चुका था, पूरे नोट को कई मर्तबा उलट पलट कर 11 मर्तबा से जायद 20 न तलाश कर सका, वो भी सिर्फ रियाजी के हिंसों में नहीं बल्कि अंग्रेजी में लिखा 20 और उर्दू में लिखा 20 भी शामिल कर चुका, तब ही बामुश्किल 11 बन सके। फिर आपी से ही पूछा तो उन्होंने कहा कि सैकड़ों मर्तबा। मैं हैरान रह गया। आखिर उन्होंने नोट के अगले और पिछले तरफ बनी 3 लकीरों की तरफ इशारा किया। पहले तो कुछ समझ में ना आया,
मगर फिर अदसे की मदद से देखा तो ये लकीरें नहीं बल्कि उनकी जगह नन्हे नन्हे 20 जगमगा रहे थे। अगर नोट को दाईं तरफ से देखना शुरू करें तो एक लकीर कायद-ए-आज़म की टोपी से जा मिलती है। चूर नज़रों से आपी की तरफ देखा तो वो इस अदा पर मुस्कुरा दीं और मुझे उनके रोज़मर्रा के एतराज़ में सदाकत नज़र आने लगी। सवाल था तो गैर मुतल्लिका मगर मेरी नालायकी को साबित कर गया। एक दफा का जिक्र है कि एक गरीब आदमी था। वो मेहनत मजदूरी करता था और इससे जो कुछ इसे मिलता सब्र शुक्र करके वो और उसके घर वाले इसमें गुजारा करते। गरीब आदमी की ख्वाहिश थी कि वो अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाए मगर उसके पास इतने पैसे न थे कि वो तालीम का खर्चा उठा सकता। गरीब आदमी जिंदा दिल था। अगर वो किसी को भूखा प्यासा देखता तो अपने खाने में से इसको थोड़ा जरूर खिलाता। एक दिन गरीब आदमी को दूर दराज एक गांव में मजदूरी के लिए जाना था। सफर बहुत लंबा था। रास्ते में थोड़ी थकन के बाइस गरीब आदमी ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। ये सोचकर वो गरीब आदमी दरख्त की छांव में जाकर बैठा ही था कि ऊपर से एक कागज गिरा जिसमें लिखा था अमीर होने का राज और साथ ही एक नक्शा दिया हुआ था। है गरीब आदमी इसी वक्त इस नक्शे का पीछा करते हुए इस जगह तक पहुंच गया जहां उसको अमीर होने के राज का पता लगाना था। कुछ ही मिनट बाद अमीर आदमी को एक प्यारी सी पे दिखाई दी। तुम अमीर होना चाहते हो? गरीब आदमी ने इस बात में सर हिलाया। वहां दरिया के किनारे सोने से भरा एक संदूक है, लेकिन वो इतनी गहराई में है कि तुम है जमीन की काफी गहरी खुदाई करनी पड़ेगी। ये राज आज से पहले किसी शख्स को भी मालूम नहीं था। अगर तुम इस संदूक को हासिल करने में कामयाब हो गए तो तुम एक अमीर कबीर आदमी बन जाओगे। ये कहते ही परी गायब हो गई। गरीब मजदूर ने दरिया के किनारे पहुंचकर खुदाई शुरू की। काफी दिन की सख्त मेहनत के बाद इसको सोने से भरा एक संदूक मिला। यह देखकर गरीब आदमी हैरान भी हुआ और खुश भी। खुदाई काफी गहरी थी लेकिन गरीब आदमी भी मुस्तकिल मिजाजी से खुदाई में लगा रहा और हार न मानी और एक दिन वो सोने से भरा संदूक को हासिल करने में कामयाब हो ही गया। प्यारे बच्चों, बांटने से हमेशा रिस्क बढ़ता है, लिहाजा हमें अपने अंदर बांटने की आदत डालनी चाहिए। अहमद 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उन्हें दाल सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें बिरयानी, पिज्जा और बर्गर का शौक था। एक दिन जब वह स्कूल से घर आया और खाने के लिए बैठा तो उसे खाने में एक लौकी दिखाई दी और उसका मुंह मुड़ गया। उसने अपनी माँ से कहा, तुम्हें पता है कि मुझे दाल सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। यह कहकर वह उठकर चला गया। उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि दाल और सब्जियां हमारी सेहत के लिए जरूरी हैं। उसने एक नहीं सुना। उसने खाने के लिए कुछ लाने के लिए फ्रिज खोला, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। उसके पास कुछ पैसे थे। उसने एक बर्गर की दुकान से बर्गर लिया और घर आ गया। उसने देखा कि एक मकड़ी अपने बर्गर पर बैठी है। उसने वह बर्गर पक्षियों के लिए रख दिया। अब वह चिप्स खरीद कर घर ले आया जब उसने उसमें से लाल बैग को निकलते देखा और भाग गया। भूख के साथ साथ उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। बिरयानी खरीदी तो उसमें से बाल निकल आए। वह निराश होकर दरवाजे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ वहां से गुजरी और पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या आपको बहुत भूख लग रही है? उसने उदास होकर सिर झुका लिया और अम्मी को सारी बात बता दी। तुम रिस्क की बेअदबी करते हो, ये इसकी सजा है बेटा। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मिलता, इसलिए रिस्क की कदर करो वरना खुदा ना करे नवाले को तरस जाओगे। उसने उम्मी से पक्का वादा किया कि वो आइंदा अल्लाह के रिस्क की नाकदरी बिल्कुल नहीं करेगा। अब वह उसी टोरी को बड़े चाव से खा रहा था जिससे वह उठकर चला गया था।